सबसे पहले इस स्लाइड में हम शिक्षण के बारे में जो है जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद से क्रम से आगे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ दिया गया है उसको भी मैं आपको छोटे छोटे क्लास में मैं आपको सारा टॉपिक क्लियर कराऊंगा, जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और आपको समझने में भी आसानी हो। अब देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में मैंने शिक्षण के बारे में आपको बताया और सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिख रखा है। आपको समझने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी यहाँ पर होने वाली है। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है आपको समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको पहले पॉइंट में क्या बताया है कि शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है जो किसी उद्देश्य हेतु विद्यार्थी के बौद्धिक विकास में सहायक होती है। यानी कि जो आपका शिक्षण होता है, जो टीचिंग होता है, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे छात्रों को पता होगा, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल में सारा कुछ पढ़ते हुए चलेंगे। आपको बेसिक चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन ये आपका बेस भी मजबूत करता हुआ चलेगा। तो शिक्षण पारस्परिक क्रिया यानी एक व्यक्ति के बीच में नहीं हो रहा, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, चाहे सामने वाला छात्र क्यों ना हो, तो उनके बीच में क्रिया होती है। हो सके तो इसमें जो टीचर होता है उसके द्वारा ज्ञान जो है छात्र को दिया जाता है। वो विषय का भी ज्ञान हो सकता है, विषय में आपके मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, कई सारे सब्जेक्ट हैं। और ये एक उद्देश्य परक होता है, इसका कुछ उद्देश्य होता है, ऐसा नहीं कि बिना उद्देश्य के ये जो है आपका शिक्षण होता है। तो यहाँ पर बताया भी गया है कि किसी उद्देश्य हेतु विद्यार्थी के बौद्धिक विकास में ये सहायक होता है। तो जब भी कोई छात्र होता है, तो जब उसका जन्म होता है उसके बाद से वो अपने आसपास के परिवेश और अपने परिवार से सीखता है। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद से उसको स्कूल में दाखिला मिलता है। स्कूल में मिलता है तो वहाँ पर टीचर के द्वारा वो विषय का ज्ञान, भाषा का ज्ञान धीरे धीरे सीखता है। उसके बाद से वो आगे बढ़ते हुए कॉलेज में आता है, जहाँ पर जो है प्रोफेसर उनको पढ़ाते हैं। तो बेसिकली शिक्षण या जो टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट हमें दिया गया है, इसको इसलिए यहाँ पर दिया गया है ताकि आपको टीचिंग का जो अनुभव हो, बहुत अच्छे तरीके से पता हो कि टीचिंग आखिर कैसे होती है, ताकि आगे चलकर जब आप टीचिंग करें, कॉलेज में जाकर पढ़ाएं, तो आपको सारी चीज़ें पता हो, ताकि टीचिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पहली लाइन कि शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है जो कि एक उद्देश्य परक होती है। ये विद्यार्थी के बौद्धिक विकास में काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में मैंने क्या बताया कि इस प्रकार शिक्षण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच परस्पर संवाद होता है। सतत का मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि शिक्षण आप कॉलेज से पास आउट भी हो जाते हो तब भी किसी न किसी माध्यम से शिक्षण आपका होता रहता है और आप कुछ न कुछ जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। अब देखिए इसमें बोला गया कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच परस्पर संवाद होता है। क्लासरूम में आपको पता है कि शिक्षक और छात्र के बीच में हमेशा परस्पर संवाद होता रहता है, विषय के ऊपर चर्चा होता रहता है, ज्ञान वर्धन की बातें बताई जाती हैं उनको। फिर उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि शिक्षण एक कला है जो प्रशिक्षुओं को प्रभावशाली ज्ञान प्रदान करता है। तो याद रखना है कि यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया था, लेकिन अभी जो आपका एग्जाम हुआ उसमें ये कला और विज्ञान से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षण क्या है। तो शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। याद रखना है कला का मतलब किस प्रकार से आप किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से छात्र को समझा देते हैं, वो आपका कला है। विज्ञान का मतलब जो आप साइंटिफिकली डेटा उनको बताते हैं, यहाँ पर यही बात आपको कही गई है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में कि शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों रूप में होता है जो प्रशिक्षुओं को अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है तथा उसे सामाजिक वातावरण में ढलने में मदद करती है। अब देखिए इतने से ही स्लाइड में आपको शिक्षण के बारे में बहुत ही डिटेल में समझ में आ गया। वैसे तो बहुत सारा लंबा चौड़ा इसमें जो है मटेरियल या कंटेंट भरा जा सकता था, लेकिन इतना काफ़ी, इतने में आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब देखिए शिक्षण दो तरीके से होता है, एक तो औपचारिक और अनौपचारिक होता है। जिन छात्रों ने बीएड कर रखा होगा उनको तो और पहले से भी पता होगा कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो हम किसी स्कूल, संस्थान या सिस्टमेटिक वे में जो प्राप्त करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा आप अपने समाज से, परिवार से, माता पिता से जो आप सीखते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। औपचारिक में सिस्टम होता है, छात्र जो है शुल्क भी जमा करता है, किसी संस्थान में कोई कोर्स करता है या पढ़ने के लिए। तो आई होप कि आप औपचारिक और अनौपचारिक में इजीली अंतर कर पाएंगे। तो ये दोनों रूप में होता है जो प्रशिक्षुओं को अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ न कुछ छात्र जो है सीखता रहता है, चाहे औपचारिक माध्यम से या अनौपचारिक माध्यम से, तथा उसे सामाजिक वातावरण में ढलने में मदद करता है। तो ये जो शिक्षा दी जाती है औपचारिक और अनौपचारिक रूप से, ये जो है छात्र को या जो विद्यार्थी होता है उसको सामाजिक वातावरण जो हमारा होता है आसपास का, उसमें ढलने में
क्या करता है, मदद करता है। तो उम्मीद करता हूँ शिक्षण आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, लेकिन समझाने का आपको पर्याप्त प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद से भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो ये कमेंट बॉक्स नीचे आपको दिया जाता है और उसमें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट्स जोड़ रखा है इसी में, इसको भी थोड़ा सा देखते हुए हम चलते हैं। जैसे कि देखिए यूनेस्को द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन ने जो है 1996 में अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें उन्होंने बताया था शिक्षा के बारे में। तो देखिए शिक्षा के द्वारा उन्होंने बताया, इस रिपोर्ट में जो बताया गया है, शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्यों को विकसित करने पर बल दिया जाता है। तो बेसिकली शिक्षण के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है और ये जो बातें बताई गई है ये यूनेस्को द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। कब की गई थी, 1996 में, शिक्षा से संबंधित। तो इसमें बताया गया था बेसिकली शिक्षण के अंतर्गत छात्रों में क्या जो है डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। तो शिक्षार्थियों के मानव अधिकार के बारे में बात की गई थी, सामाजिक उत्तरदायित्व तो उनका क्या होना चाहिए, सामाजिक समानता के बारे में बताना चाहिए, लोकतांत्रिक भागीदारी किस प्रकार से हो सकती है आपकी उसके बारे में छात्रों को बताना चाहिए। इसके साथ ही साथ सहिष्णुता के बारे में, सहकारी भावना कैसा होता है, रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि ये मूल्य विकसित करने पर बल दिया जाता है छात्र के अंदर। तो आई होप कि ये कोटेशन आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैंने इसी में ऐड कर दिया था। और उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर भी आपको बताने का प्रयास किया, तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा मुख्यतः परिवार और समुदाय द्वारा जीवन के आरंभिक वर्षों में प्रदान की जाती है। अब देखिए अनौपचारिक के बारे में मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था। अनौपचारिक का मतलब कि बिना किसी संस्थान या कोई सिस्टमेटिक वे में जो शिक्षा नहीं दी जाती, जिसमें आपका जैसे दोस्त मित्र हो सकते हैं, परिवार के सदस्य हो सकते हैं, आपका समाज हो सकता है, वहाँ से कुछ न कुछ आप सीखते हैं, तो वो सीखना अनौपचारिक रूप से होता है, तो उसको हम अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत लेते हैं। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। और दूसरी तरफ औपचारिक शिक्षण में शिक्षण संस्थान एवं शिक्षक की भूमिका अहम होती है। तो जैसे ही औपचारिक का मतलब सिस्टमेटिक वे में, अब सिस्टमेटिक वे में जब आप पढ़ाई करोगे तो किसी कॉलेज में जाओगे, किसी स्कूल में जाओगे, किसी इंस्टीट्यूशन में जाओगे, तो वहाँ पर कुछ न कुछ रूल रेगुलेशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करोगे, उसके लिए शुल्क भी लोग देते हैं, ठीक है। तो ये एक सिस्टमेटिक वे में होता है, यानी कि ये औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आपका आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इस स्लाइड में भी जो कुछ मैंने डिटेल बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब अगली स्लाइड को देखते हैं। अभी तक हम जो है शिक्षण के बारे में देख रहे थे कि शिक्षण आखिर होता क्या है। उम्मीद करता हूं शिक्षण आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि शिक्षण या टीचिंग क्या है। अब हम शिक्षण के अर्थ के बारे में यानी मीनिंग ऑफ द टीचिंग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया आपको कि शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र पाठ्यक्रम के माध्यम अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। अब त्रिआयामी इसको इसलिए बोला गया कि शिक्षण के दौरान एक जो है आपका यहाँ पर पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम, और उसके बाद से आपका विद्यार्थी भी यहाँ पर होता है आपका, यानी कि छात्र आपका हो गया। फिर उसके बाद से आपका यहाँ पर शिक्षक होता है, शिक्षक आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये तीन चीज़ें आपका होता है, इसीलिए इसको त्रिआयामी बोला गया। अब शिक्षक है, एक पाठ्यक्रम, एक सिलेबस होगा जिसके अकॉर्डिंग जो शिक्षक है वो छात्र को ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद से अर्थात किसी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंत प्रक्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं। अब देखिए किसी को माध्यम यानी पाठ्यक्रम को माध्यम बनाकर, अब इसी पाठ्यक्रम में हो सकता है विज्ञान विषय के कुछ तथ्य या सिद्धांत हों, इसके साथ ही साथ अगर भाषा से संबंधित विषय है तो अंग्रेजी या हिंदी या फिर अदर कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, सामाजिक विज्ञान के विषय हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये पाठ्यक्रम एक माध्यम है, इसको बनाकर इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी विषय के पाठ्यक्रम है वो ज्ञान जो है छात्र को प्रदान करना शिक्षक का उद्देश्य होता है, जिससे छात्र का बौद्धिक विकास होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी लाइन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। देखिए मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, अदरवाइज नहीं क्लियर होगा तो ही आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरा यही प्रयास रहेगा कि जितना आसान हो सके उतना आसान तरीके से आपको समझाऊँ। आइए आगे देखते हैं। अभी तक हमने शिक्षण के अर्थ को अच्छे तरीके से समझा। अब इस स्लाइड में शिक्षण की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ टीचिंग, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे।
अब देखिए सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि शिक्षण एक अंतःक्रिया की प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः शिक्षक व छात्र के मध्य कक्षा में हुई अंतःक्रिया तथा क्रियाएं सम्मिलित होती है। तो इस प्रकृति के अंतर्गत समझते हैं शिक्षण की। तो इसमें यही बोला गया कि शिक्षण एक अंतःक्रिया की प्रक्रिया है और इसमें मुख्य रूप से दो लोग हैं, एक तो शिक्षक आपका है और एक छात्र है। इनके मध्य में जो आपकी क्रिया होती है या अंतःक्रिया वही यहाँ पर बताई जा रही है और इसी क्रिया के माध्यम से शिक्षक के द्वारा छात्र को ज्ञान या उसका बौद्धिक विकास करने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें दो चीज़ें सम्मिलित होती हैं, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद से यहाँ पर मैंने बताया कि शिक्षण अंतर्वैयक्तिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य एक दूसरे के व्यवहार क्षमताओं को विकसित करना है। तो शिक्षण बेसिकली आपका अंतर्वैयक्तिक प्रभाव, यानी अगर कुछ ज्ञान आपको दिया जाता है या सामाजिक बातें बताई जाती है या अच्छी बातें, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये अंतर्वैयक्तिक प्रभाव होता है जिसकी वजह से आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलता है, आपका रहन सहन हाव भाव भी बदलता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि शिक्षण अंतर्वैयक्तिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य एक दूसरे के व्यवहार क्षमताओं का विकास करना यहाँ पर है। तो उम्मीद है कि शिक्षण की प्रकृति भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ डाउट होने लायक चीज़ें मैंने छोड़ी नहीं है, सब कुछ इजी में मैंने टाइप कर रखा है। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये जो इसकी पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। नथिंग इम्पॉसिबल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे इसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, जहां से आप इजीली ज्वाइन कर पाएंगे और इन वीडियो की पीडीएफ को भी प्राप्त कर पाएंगे। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब इस स्लाइड में जो है हम शिक्षण की कुछ परिभाषाओं को जो है देखेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है, ये एक परिभाषा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है, यानी शिक्षण जो है उद्देश्यपूर्ण होता है। ऐसा नहीं कि बिना उद्देश्य के ही शिक्षण होता है, और शिक्षण जब होता है तो वहाँ पर अधिगम भी होता है। इसलिए यहाँ पर बोला गया कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। दिशा है, रास्ता है, यूँ कह सकते हैं आप। और दूसरा है शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। तो शिक्षण क्या है? शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उनमें जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है उसी की ये एक प्रक्रिया है। यानी कि जब भी शिक्षक के द्वारा छात्र को ज्ञान दिया जाता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, ये आप सभी को पता है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट जो आपका है इसमें कि शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना है। इससे हम विद्यार्थियों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा सा परिभाषा यहाँ पर है कि शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना है। इसमें हम विद्यार्थियों को सिखाने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। तो ये तीन परिभाषा यहाँ पर है और आगे भी कुछ परिभाषाएं हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अब देखिए इसमें आगे जो परिभाषा हमारी है कि शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं। तो इस परिभाषा में आपको बताया है कि शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। अब योजनाबद्ध का मतलब कि इसमें पाठ्यक्रम होता है, एक सिस्टमेटिक वे में क्लास लिया जाता है और सभी टॉपिक्स को आपको क्लियर कराया जाता है। ये तो आपको क्लियर हो गया। और इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता और सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करता है। यानी कि ये जो योजनाबद्ध गतिविधि है शिक्षण की, इसकी प्रभावशीलता जो है इस बात पर निर्भर करती है कि जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, कितने अच्छे तरीके से, कितनी सरलता पूर्वक और कितना शुद्धता के साथ जो है विषय वस्तु उसको बताया जा रहा है उसको ग्रहण करता है। फिर नेक्स्ट जो इसमें कि शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की एक प्रक्रिया है। इसके बाद से आगे का जो परिभाषा यहाँ पर है कि शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है जिससे वे समाज में बेहतर जीवन यापन कर सके। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं। ऊपर भी मैंने 3 परिभाषा बताई और इस स्लाइड में भी 3 परिभाषाएं बताई। इनको आपको बस याद रखना है, इनको समझ लेना है और उसके बाद से जो है अगर यहाँ से कुछ पॉइंट्स बनते भी हैं तो आप उनको क्लियर कर सकते हैं। अब अगली स्लाइड में हम शिक्षण की जो कुछ विशेषताएं हैं उनको भी देख लेते हैं।
अब इस स्लाइड में जो है शिक्षण की कुछ विशेषताएं हैं उसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले है शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है, यानी कि शिक्षण क्या है, मूलतः एक प्रकार की बौद्धिक गतिविधि है जहां पर बुद्धि का इस्तेमाल होता है। ये बात आपको क्लियरली समझना है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट जो इसमें है कि शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप हैं, जिसमें परीक्षक केंद्रित एवं शिक्षार्थी केंद्रित। याद रखना है, सॉरी यहाँ पर मैंने परीक्षक नहीं परीक्षक बोला, ये आपका प्रशिक्षक होगा, यानी कि जो टीचर सेंटर्ड मेथड की बात की जा रही है और यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड की बात की जा रही है। तो दो प्रकार से जो है यहाँ पर शिक्षण होता है। अब देखिए जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण पद्धति है इसमें शिक्षक केंद्र में होता है और उसके द्वारा जिस प्रकार से क्लास का संचालन किया जाता है उसी प्रकार से छात्र को सीखना होता है, क्योंकि वहां पर छात्र किस प्रकार से सीख रहा है उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है शिक्षक केंद्रित जो शिक्षण पद्धति होता है। लेकिन शिक्षार्थी केंद्रित में जो है छात्र को सेंटर में रखा जाता है। छात्र जिस प्रकार से सुगमतापूर्वक सीखना चाहता है शिक्षक को उसी प्रकार से सिखाना होता है। नेक्स्ट जो इसमें है शिक्षण की विभिन्न स्तर हैं। शिक्षण के जो है विभिन्न स्तर है, जिसमें आपका मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, फिर उसके बाद से कॉग्निटिव लेवल। इस प्रकार से शिक्षण के कई स्तर हैं। फिर उसके बाद से शिक्षण पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है, ये आप सभी को पता है। इसका एक पाठ्यक्रम होता है हर विषय का अपना, उसी के अनुसार जो है शिक्षण होता है। शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे और भी विशेषताएं हैं उन्हें हम देखते हैं। इसमें जो अगली विशेषता हमारी है वो है शिक्षण अधिगम अनुदेश प्रशिक्षण इत्यादि का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। अब देखिए शिक्षण होता है तो वहां पर अधिगम भी होगा और शिक्षण के दौरान अनुदेश भी दिया जाता है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है, तो इनका आपस में एक परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है, यही बताया जा रहा है। नेक्स्ट जो इसमें कि शिक्षण एक श्रम व्यवसाय या वृत्ति है, ये प्रोफेशन यहाँ पर बताया जा रहा है। शिक्षण एक प्रकार का प्रोफेशन है, जैसे कि आप शिक्षण प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जिसके लिए आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना होगा, तभी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए जो है आप फॉर्म भर सकते हैं और उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। फिर उसके बाद से जो है आप कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार से स्कूल के लेवल में टेट सीटेट एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, उनको क्वालिफाई करने के बाद लोग टीचिंग का एग्जाम देते हैं। जब वो क्वालिफाई करते हैं तब वो शिक्षक बनते हैं। इसमें बताया गया है कि शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण आवश्यक है। तो याद रखना कि शिक्षण कौशल जो है प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण आवश्यक है। देखिए शिक्षण कौशल इतना आसानी से किसी के अंदर नहीं चला जाता, ये एक अभ्यास की प्रक्रिया है। जैसे कि कोई भी शिक्षक जो आपको पॉपुलर लगता है, बहुत अच्छे से पढ़ाता है, समझाता है, तो जब उनकी बहुत पहले की वीडियो या पहले अगर उनकी टीचिंग देखेंगे आज से 10 साल पहले, 5-6 साल, तो उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहेगी। लेकिन समय के साथ वो सीखते रहें, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहें और आज के समय में वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली शिक्षक जो है बन चुके हैं। तो याद रखना है कि शिक्षण कौशल जो है प्राप्त करने के लिए लंबी अवधि और इसके साथ साथ प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। फिर शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, इसके बारे में मैंने ऊपर अभी आपको बताया था कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। तो देखिए यहाँ पर शिक्षण की विशेषताएं जो है कंप्लीट हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो शिक्षण की बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे शिक्षण क्या है, शिक्षण की प्रकृति क्या है, शिक्षण का अर्थ क्या है, शिक्षण का जो है यहाँ पर विशेषताएं क्या है, उसको भी मैंने आपको बताया। तो इतना ही कंटेंट जो है मैंने इस क्लास में आपको देने का प्रयास किया। वीडियो ज़्यादा लंबा मैं करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी हमें छोटी छोटी वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाता हुआ चलूँगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। मैंने देखा है वीडियो अगर मैं 1 घंटे की भी कर देता हूँ मैं बना दूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका इंटरेस्ट बहुत जो है कम होने लगता है। जैसे 10 मिनट 20 मिनट आपने देखा, तो वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं ताकि आप सारा जो मटेरियल है, जो मैंने डेटा आपको दे रहा हूँ, उनको कंज्यूम कर सकें। खाना थोड़ा सा थाली में रहेगा तो आप इजीली खा लोगे, लेकिन एक ही बार मैं बहुत सारा खाना आपको दे दूंगा तो आपको खाने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पर छोटा छोटा वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम कवर करेंगे वो आपकी शिक्षण की अवधारणा होगी। सिलेबस को ही हम फॉलो करेंगे और हर टॉपिक को डेप्थ में जो है समझने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर आपका कोई सुझाव होता है वीडियो को और भी बेहतर बनाने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। बाकी वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जो है हमें अप्रिशिएट करना ना भूले। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है कंटेंट को तैयार करने में और वीडियो को बनाने में। इसके साथ ही साथ चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का जो ये बटन होता है
और उसको आपको प्रेस कर लेना है न्यू वीडियो की अपडेट्स को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।